गाड़ियाँ तेज चलेंगी, लोग तेज चलेंगे, एक्सीडेंट होंगे तो उसके ऑर्थोपेडिक सर्जन बनना चाहिए। तो अपने बॉडी को अब्यूज़ नहीं करना चाहिए, ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए। सर आजकल कंधों पे जोर पड़ने की वजह से स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम भी मैं देख रही हूँ कि बहुत बढ़ती जाती है, हमारे हाथों पे भी स्ट्रेच पड़ता है। बेसिकली गति ही जीवन और जीवन गति है, तो उसको चलाते रहना। अगले इंसान को जोड़ों में दर्द, नी इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ती है। हम लोग छोटे थे तो हम लोग पालथी मार के बैठते थे, हाँ। जमीन पर बैठ के खाना खाते थे। अब लोग जो है कुर्सियों पर बैठ के खाना खाते हैं। हाँ। दर्द का इलाज कर रहे हैं, दर्द से किसी की जान नहीं जाती, दर्द से क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होती है। क्या हम जब नी सर्जरी कराते हैं तो हमारी लाइफ पहले जैसी हो जाती है? 90% से ज़्यादा लोग जो है सो अच्छे हो जाते हैं। हमारे फुटवेयर्स हमारी लाइफ में, हमारी नीज में, पैरों में कितना इफेक्ट डालते हैं? बहुत बड़ा कनेक्शन है। अगर आपकी हड्डी टूट गई है और आप एक सिगरेट पीती हैं तो आपको एक दिन एक्स्ट्रा लगेगा हड्डी जोड़ने। कई साल पहले मैं एक लड़की से मिला तो एक दिन मेरे पास आई, बोले कि अंकल मेरी एक टांग छोटी रह गई है, आप मेरी टांग ठीक कर दो। क्या महीनों पुरानी चोट में आज भी दर्द हो रहा है? क्या चलते चलते घुटनों में आपकी तकलीफ होती है? बोन्स का ख्याल तो रखना है पर पता नहीं कैसे करें, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। नमस्ते, मैं हूं ईशानी और आप देख रहे हैं आरोग्य भारत, जहां हम बात करते हैं एक्सपर्ट डॉक्टर से और आपको देते हैं हेल्थ से जुड़े कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। और इसी कड़ी में आज हम मौजूद हैं डॉक्टर सुनील के साथ। सुनील सर लास्ट 43 ईयर से ऑर्थोपेडिक फील्ड में काम कर रहे हैं, तो आज हम उनसे बात करेंगे और उनकी एक्सपीरियंस से हमारे सारे सवालों के जवाब जानेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग अस। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। सर सबसे पहले तो मैं आपके करियर के बारे में छोटे सा ब्रीफ में आप हमें कुछ बताइए। मैंने अपना MBBS जो है पटना से किया था। उसके बाद मैं इंग्लैंड चला गया। मैं इंग्लैंड 10 साल वहाँ रहा, काम किया। मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन जितनी भी एजुकेशन है वो इंग्लैंड में की और फिर मैं 1990 में इंडिया वापस आ गया और तब से जो है सो इंडिया में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 2004 से जो है सो जब श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट खुला है तब से मैं यहीं पर काम कर रहा हूँ। तो सर वाई ऑर्थोपेडिक, मतलब ऐसा क्या था जो आपको इस स्ट्रीम की तरफ आपको खींचा? मैंने अपने पिताजी से पूछा था कि जो है सो मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने बोला कि गाड़ियाँ तेज चलेंगी, लोग तेज चलेंगे, एक्सीडेंट होंगे तो इसके ऑर्थोपेडिक सर्जन बनना चाहिए। That's a very funny story. सर जब हम जैसे आपने बताया एक्सीडेंट्स का, और उसके अलावा भी ऐसी होती हैं कि हम अपने बोन का ख्याल, मुझे लगता है कि हम उतना नहीं रखते जितना हमें रखना चाहिए, जबकि हमारी पूरी शरीर बोन से ही बनी हुई है, उसी पे ही हम खड़े हैं। तो कितना ज़रूरी है आपको लगता है कि हमें बोन्स का ख्याल रखना चाहिए? हड्डियों और जोड़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हड्डियों में बेसिकली एक्सरसाइज करनी चाहिए और एक्सरसाइज करने से मसल्स मजबूत रहते हैं और हड्डियाँ ठीक रहती हैं। जोड़ों का ध्यान रखने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, जो लोग करते हैं बेध्याने, क्योंकि जब आदमी जवान रहता है तो कुछ भी कर लेता है। तो अपने बॉडी को अब्यूज़ नहीं करना चाहिए, ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे लोग सामान उठाते हैं, भारी सामान उठाते हैं, झुक के उठाते हैं, उसका प्रॉपर तरीका होता है कैसे उठाना चाहिए। ये सब जो है सो लोगों को पता होना चाहिए कैसे सामान उठाना है, कैसे क्या करना है। तो ऑफिस में कैसे बैठना है, कैसी टेबल होनी चाहिए, कैसी कुर्सी होनी चाहिए, क्योंकि अभी तो ज़्यादातर लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं। तो कैसे कंप्यूटर को यूज़ करना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, कहाँ एल्बो सेट करना है, सारी चीज़ें उनको पता होनी चाहिए। तो उसके लिए जो है सो पब्लिक अवेयरनेस जो है होनी चाहिए। तो जैसे आपने बताया कि हम छोटी छोटी बातें, बैठने की, हमारे पोस्चर की, कंप्यूटर की, बट हम रेगुलर लाइफ में कंप्यूटर डेस्कटॉप यूज़ करते हैं, चेयर पे बैठते हैं, बट हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। तो इसका हमारे पोस्चर पे, हमारे बोन्स पे बहुत असर होता है। मैंने देखा है मोस्टली लोग आजकल बहुत लाउजी से हो गए हैं, झुक के बैठते हैं, उनके कंधे ही वैसे हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें कैसे ध्यान रखना चाहिए? झुकने के लिए पोस्चर ठीक होना चाहिए। पोस्चर ठीक होने के लिए जैसे कुर्सी पे बैठना है तो पीछे पीठ लगी रहनी चाहिए। काम करने के लिए कुर्सी को जो है टेबल से नज़दीक ले आना चाहिए ताकि आप झुक नहीं सकें। और आपका लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो जो है अपना हाथ ऐसे कर देना चाहिए, कीबोर्ड भी ऐसे होना चाहिए ताकि आपके 4 आर्म्स जो है रेस्ट कर रहे हैं टेबल पे, और तो गर्दन पे स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, पीठ पे स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। और अगर कोई स्क्रीन है लैपटॉप की वो आपके सामने रहनी चाहिए, आँखों के लेवल पे रहनी चाहिए, ताकि आप ज़्यादा ऐसे नहीं देखें और ऐसे नहीं देखें, क्योंकि आप ज़्यादा ऊपर देखेंगे या नीचे देखेंगे तो स्ट्रेस पड़ेगा। जी। जैसे कई लोग ऐसे कीबोर्ड यहाँ रख के काम करते हैं,
तो ऑब्वियसली उनके कंधों पे जोर पड़ेगा, स्पाइन पे जोर पड़ेगा, तो उससे दिक्कत है। सर आजकल कंधों पे जोर पड़ने की वजह से स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम भी मैं देख रही हूँ कि बहुत बढ़ती जाती है, हमारे हाथों पे भी स्ट्रेच पड़ता है, तो उसको लेकर आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? उसके लिए यही कि जो है सो अपने जोड़ों को चलाते रहना चाहिए, बेसिकली एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। और बैठ के आप काम कर रहे हैं तो बीच बीच में हर 1 घंटे 2 घंटे पे उठ के स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर लेनी चाहिए। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने से जो है सो जोड़ चलते रहते हैं, क्योंकि आप एक ही जगह में जो है सो बैठे रहेंगे एक पोजीशन में तो आप स्टिफ हो जाएंगे जी थोड़ी देर के लिए। हाँ तो वो अच्छा नहीं है, मसल्स को स्टिफ हो जाता है, फिर जो आप स्ट्रेच करते हैं तो दर्द होती है। तो बेसिकली गति ही जीवन और जीवन गति है, तो उसको चलाते रहना। बट चलने की आदत आजकल किसको है? हम तो जरा सा चलते हैं हमारे जोड़ों में दर्द हो जाता है। और इसके साथ आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि नीज की प्रॉब्लम बहुत बढ़ती जा रही है। मतलब मुझे ऐसे लगता है हर अगले इंसान को जोड़ों में दर्द, नी इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ती, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा बेसिकली पॉस्चर की वजह से होता है। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग पालथी मार के बैठते थे, हाँ। जमीन पर बैठ के खाना खाते थे। अब लोग जो है कुर्सियों पर बैठ के खाना खाते हैं उनको पालथी नहीं मारी जाती। तो ये सब चीज़ों से जो है उनके जोड़ों की मोबिलिटी कम हो गई, इससे ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हो रही है। इंडियंस में हमारी जो है एक डिफॉर्मिटी रहती है, जो हमारे ट्रिबियस जो है सो ऐसे रहते हैं गोल, तो जो है सो क्या कहते हैं अंदर की तरफ रहते हैं, वो नेचुरली रहते हैं। और ज़्यादा हम उसको यूज़ नहीं करें तो जो है सो क्या कहते हैं आर्थराइटिस हो जाती है। सर आर्थराइटिस क्या है? जैसे आपने आर्थराइटिस बेसिकली कई 2 तरह की हम 2 ग्रुप्स में डालते हैं। एक जो है सो कि एज रिलेटेड है, कि जैसे उम्र बढ़ती है बाल सफ़ेद होते हैं, खाल पे झुर्रियाँ पड़ती हैं, उसी तरह हड्डियों जोड़ों में परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन जब जोड़ों में होता है तो उसको हम आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। दूसरी होती है इन्फ्लेमेटरी आर्थरोपैथी जी, जिसमें कि जोड़ों में सोजिश हो जाती है और जोड़ स्टिफ हो जाता है। वो रिमेटॉइड आर्थराइटिस और तरह की एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और बहुत तरह की आर्थराइटिस है, वो इन्फ्लेमेटरी आर्थरोपैथी के ग्रुप में आती है। उसका इलाज अलग से डिफरेंट होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस का इलाज अलग होता है। सर जैसे हम जब नीज की बात कर ही रहे हैं तो आजकल नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज आई थिंक बहुत ज़्यादा होने लग गई है, तो ये क्यों हो रहा है? देखो ऐसा है, क्या कहते हैं कि लोगों में अवेयरनेस आ गई है कि इसका भी, घुटनों की दर्द का भी इलाज है। बेसिकली उसका एल्गोरिथम ये रहता है कि घुटनों में दर्द हो रही है, हाँ। दर्द का इलाज कर रहे हैं। दर्द से किसी की जान नहीं जाती, दर्द से क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो जाती है। जी क्वालिटी ऑफ लाइफ का अर्थ है कि जो काम आप करना चाहते हैं या चाहती हैं वो आप कर नहीं सकते। ठीक है, तो मान लो कि 50 साल की स्त्री है जो कि घर से बाहर नहीं जा सकती, शॉपिंग नहीं कर सकती, जो है सो कहीं जाना हो, सीढ़ियाँ चढ़ना हो तो दिक्कत हो रही है, दवाई भी खा रही हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, फिजियोथेरेपी हो रही है, और इतना करने के बावजूद भी अगर ठीक नहीं हो रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली अगर एक्सरे कहते हैं कि उसको आर्थराइटिस है तो उसका ऑपरेशन होना चाहिए। क्योंकि आप 50 साल की औरत तो ये नहीं कह सकते कि आप जो है घर पे बैठे रहो, कहीं जाओ नहीं। हाँ, मतलब 50 साल उम्र ही कितनी होती है। तो ये चीज़ें, तो बेसिकली क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर आपकी ख़राब हो गई है तो उम्र का कोई। सर जैसे हम बात कर रहे हैं कि आजकल बहुत टेक्निक्स बढ़ गई हैं और ये अच्छी चीज़ है कि हम करते हैं, बट क्या हम जब नी सर्जरी कराते हैं तो हमारी लाइफ पहले जैसी हो जाती है? कितने % तक, अगर आप बताएं हमें कि कितने % तक वो चीज़ ठीक कर सकती है हमें? ठीक, अगर मेरे से पूछोगे तो 90% से ज़्यादा लोग जो है सो अच्छे हो जाते हैं। 10% इसलिए नहीं उतने अच्छे होते हैं कि वो मेहनत नहीं करते। किसी भी सर्जरी में 1% के आसपास हम कॉम्प्लिकेशन रेट लेके चलते हैं। हमारा कॉम्प्लिकेशन रेट नी रिप्लेसमेंट में less than 1% होता है रिस्क। पर जो एक मरीज की संतुष्टि इसलिए नहीं होती है कि वो उसकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है, तो वो उसको आप कम कर सकते हैं अगर मरीज को आप पहले समझा दें कि आप क्या होने जा रहा है, आप क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और आपको क्या करना होगा अच्छे होने के लिए। कि पहले से अगर आप प्राइम कर दें पेशेंट को तो फिर मरीज की सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होती है। तो जैसे आपने बताया कि हम पहले से उस चीज़ों को बता सकते हैं, तो सर्जरी के पहले और सर्जरी के बाद किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है? सर्जरी के पहले तो जो है सो जितना एक्टिविटी कर सकती हैं उतना करें दर्द के अंदर। बेसिकली
देयर एक्टिविटीज आर डिक्टेटेड बाय द अमाउंट ऑफ डिस्कम्फर्ट देयर। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं क्या करना है क्या नहीं करना, जही तन लागे वही तन जाने, जो आदमी कर सकता है कर ले, जो नहीं कर सकता नहीं कर। एंड पोस्ट सर्जरी? पोस्ट सर्जरी बेसिकली ये ध्यान रखना है कि आपने चलना है, एक्सरसाइजेस करनी है, ताकि आपकी मांसपेशियां जो कमज़ोर हो गई हैं नहीं चलने के कारण वो वापस आ जाए। ओके सर, तो मतलब इंसान डिटेक्ट कैसे करे, जैसे किसको कैसे पता चलेगा कि हाँ अब शायद नीज की प्रॉब्लम बढ़ रही है, अब ज़रूरत है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँ? जब भी दर्द हो तो आ जाओ। भगवान ने दर्द इसलिए बनाई है हमें अपने आप से बचाने के लिए। अगर दर्द नहीं बनाई होती तो हम सभी निपट गए होते अभी। मैं छत से छलांग लगा आग में कूद जाता। दर्द होती है तो आदमी जो है 4 फुट से भी नहीं छलांग लगा। तो दर्द हो रही है तो इसका मतलब है कि हमारे शरीर पर अत्याचार हो रहा है। तो अब किसी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, खासकर अपने शरीर पर। जी सर, जैसे आपने आर्थराइटिस के बारे में बताते टाइम पे बताया कि एज भी एक फैक्टर होता है बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी पे, हमारे बोन्स पे जो असर पड़ता है। तो विद एज क्या हमारे बोन्स वीक होने लगता है? ये अगर आदमी एक्टिविटी करनी बंद कर दे तो ऐसा हो सकता है, मगर खासकर ये चीज़ औरतों में होती है कि जब उनके पीरियड्स बंद होते हैं, मेनोपॉज होता है, तो शरीर में कैल्शियम विटामिन डी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, जो कि नॉर्मल डाइट से पूरी नहीं होती। उसके लिए जो है सो सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं। वो हम औरतों को सप्लीमेंट्स देते हैं तो उससे जो है सो वो ठीक रहती है। सर आपने बताया कि कैल्शियम और विटामिन डी बहुत ज़रूरी रोल प्ले करता है बोन हेल्थ के लिए, तो आप इसके बारे में हमें और डिटेल्स में बताइए कि ऐसी कौन कौन सी खाने की चीज़ें हैं जो रेगुलर लाइफ में हम अपने ऐड कर सकते हैं फॉर अ गुड बोन हेल्थ? देखो, कैल्शियम विटामिन डी का मेन सोर्स जो है सो मिल्क प्रोडक्ट्स। इस उम्र में जो है ज़्यादा दूध पीने से और कैल्शियम खाने से हड्डियाँ बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होती। वो बचपन का पिया हुआ दूध जो है वो ज़्यादा काम करता है। बचपन मम्मी बोलती थी ना, दूध पियो हड्डियाँ मजबूत करनी है। तो वो पर फिर भी जो है हम सप्लीमेंट्स देते हैं जिनको की कमी है, तो उससे जो है फ़ायदा होता है। उनकी एब्जॉर्प्शन के लिए जिंक और मैग्नीशियम की भी आवश्यकता होती है, इसलिए जो हम सप्लीमेंट्स देते हैं उसमें मैग्नीशियम और जिंक भी डालते हैं। सर रेगुलर हम घर पे ऐसी कौन सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में कि हाँ सप्लीमेंट्स की भी ज़रूरत ना पड़े, कि आप घर पे इतना खा लो? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर वन। उसके बाद जो है ड्राई फ्रूट्स जो हैं, अखरोट, बादाम, इन सब चीज़ों को खाने से बढ़ते हैं। फिर जो है कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स हैं जो थिक होती हैं, मोटी वाली, पालक वगैरह सब खाने से, इन सब चीज़ों से जो है कैल्शियम बढ़ता है। सर आपने अभी अभी मेंशन किया था कि दूध जो होता है बचपन में हम जितना पीते हैं वो असर करता है, पर हम बड़े होते हैं तब भी यही चलता है हमारा, तो कि आप 40 साल के हो तो भी आप खाओ पियो ठीक रहोगे। ऐसा क्या ज़रूरी है कि हम एक एज के बाद सप्लीमेंट्स ले अगर हमारी बोन के लिए, या हम वही भरोसे में जी लें? नहीं, उसकी डाइट नॉर्मल होनी चाहिए। नॉर्मल डाइट में कि देखो, जो चीज़ घर में बनती है, घर के पास से मिलती है, वो सबसे ज़्यादा अच्छी है। ओके। टिन प्रोडक्ट्स और जो है बाजार से मिली हुई चीज़ें वो अच्छी नहीं रहती। बाजार का खाना भी अच्छा नहीं लगता। तो घर में जो खाना बना हुआ है और जो घर के पास है, सीजनल फ्रूट्स खाना चाहिए, सीजनल वेजिटेबल्स खानी चाहिए। सर जब हम बात करते हैं नी सर्जरी की, जैसा हम पहले भी कर रहे थे, नी सर्जरी के अलावा अगर हम बोन हेल्थ की बात करें तो कई बार होता है कि हमें चोट लग जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो हम एक्सटर्नल चीज़ों की मदद से, जैसे आप रॉड्स हो गए, स्क्रूज हो गए या प्लेट्स हो गए, उसे भी ऐड करके सर्जरीज की जाती। पर लोग सुनते हैं और डर जाते हैं कि अरे अरे रॉड लग जाएगा। तो वो आजकल के टाइम पे कितना एडवांस हो गई हैं चीज़ें कि लोगों को डरना कम करना चाहिए उस चीज़ को लेकर। टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है और इसलिए हम लोग प्लेट्स और स्क्रूज और रॉड्स डालते हैं, ताकि एक चीज़ होती है फ्रैक्चर डिजीज। जब फ्रैक्चर होता है तो दर्द होती है तो जो है जोड़ चलते नहीं। तो दर्द हो रही तो नहीं चलाएंगे, तो वो स्टिफ हो जाते हैं। स्टिफ हो जाते हैं तो फिर वो ठीक नहीं होते हैं, तो आदमी के काम करने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए उस फ्रैक्चर डिजीज को बचाने के लिए हम प्लेट, स्क्रूज और रॉड्स डालते हैं, ताकि मरीज दूसरे दिन से जोड़ों को चलाना शुरू कर दें। सर बट है तो ये सारी एक्सटर्नल चीज़ें ही ना, तो क्या वो लॉन्ग टर्म में कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी करती हैं? दे आर ऑल बेसिकली वेरी गुड इम्प्लांट्स। उससे कोई सिम्टम्स नहीं होते, कुछ नहीं होता, जो है आप सारी ज़िंदगी उनको अपने शरीर में रख सकते हैं। हम कहते हैं कि जैसे हमने प्लेट लगाई फ्रैक्चर के लिए हाथ में,
तो हम कहते हैं कि इसको, मरीज पूछते हैं कि इसको कब निकलवाना है। हमने, आपने तभी निकलवाना जब आपको इससे तकलीफ हो, अगर नहीं तकलीफ है तो नहीं निकलवाना है, क्योंकि निकालने के लिए भी ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ, तो वो जो व्यर्थ, जरूरत नहीं है उसकी, अनलेस वो तंग करते तो फिर हम निकाल दें। ओके सर, जैसे हम टूट जाते हैं, बोन्स हमारे फ्रैक्चर होते ही हैं, कभी गिर गए, कभी चोट लग गई, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये चीज़ बहुत फ्रीक्वेंट होती है। ऐसा क्यों होता है? जैसे कुछ लोग होता है ना कि कहीं टकराए जरा सा और बोन फ्रैक्चर हो गया। उनको बेसिकली एक कंडीशन होती है जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ओके। उसमें बोन में मिनरल डेंसिटी कम हो जाती है, तो उसमें अगर उसको ऑस्टियोपोरोसिस है या ऑस्टियोपीनिया है, तो उसको एक टेस्ट होता है, डेक्सा स्कैन करते हैं, डेक्सा स्कैन करके पता कर लेते हैं, और उनको ऑस्टियोपोरोसिस है तो उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं। सर एक और सवाल मेरा ये रहेगा कि कई बार ऐसा होता है ना कि हम बीइंग अ ह्यूमन बहुत इग्नोरेंट होते हैं, हम बाकी सब चीज़ों पे बहुत ध्यान देते हैं अपनी हेल्थ को और बॉडी को छोड़ करके, और इसमें एक फैक्टर ये भी होता है कि कहीं गिर गए, हल्की सी चोट आ गई, छोड़ दिया कि हाँ आज दुख रहा है कल ठीक हो जाएगा, बट लॉन्ग टर्म पे भी वो दर्द वापस घूम करके आता है। तो वो जो इग्नोरेंस हमारी है वो हमें लॉन्ग टर्म में कैसे अफेक्ट करती है? छोटी मोटी दर्दें जो है सो एक्सेप्टेबल है। जो कोई गिरेगा उसको चोट लगेगी, दर्द होएगी, नॉर्मली जो है सो कुछ दिनों में, हफ्तों में दर्द में आराम आ जाता है। मगर परसिस्टेंट दर्द हो और उसके कारण आपको काम करने की क्षमता कम हो रही है, क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो रही है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। खासकर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, काम करने की क्षमता कम हो जाती है और दर्दें वगैरह तो रहती है। सो बट अगर दर्द से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो रही है तो यू मस्ट कंसल्ट डॉक्टर। सर हमारी एक और आदत ये भी होती है ना, जैसे आजकल जैसे हम बैठे हैं, नॉर्मली हमने उंगलियां चटक ली, गर्दन कट दी, हमने गर्दन मोड़ लिया, तो जो हम क्रैक्स करते हैं हाथों में, पैरों में, उंगलियों में, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होता इससे, कुछ को लगता है कि नहीं नहीं इससे तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, आप क्यों उंगलियां फोड़ रहे हो अपनी? तो उसका एक्चुअली मिथ और रियलिटी है क्या? बेसिकली उंगलियां चटकाने से कुछ नहीं होता। ओके। तो ये मिथ है कि जो है सो उंगलियां चटकाने से आर्थराइटिस हो जाएगी, ये बेसिकली गंदी आदत है। जब भी आपको उंगली चटकाने का मन करे, आप अपने आप को कहें कि मैंने नहीं चटकानी। दिस इज नेगेटिव सेक्शन फिनोमेना। वॉश बेसिन साफ करने के लिए या टॉयलेट साफ करने के लिए जो पंप नहीं रहता उसमें, हाँ, उस तरह की चीज़ है। आप अगर उंगलियां ज़्यादा चटकाएंगी 10 मिनट के लिए, उसके बाद मैं आपके एक्सरे करूँगा तो उसमें हवा रहेगी। ओह, तो इस नेगेटिव सेक्शन फिनोमेना है और कुछ नहीं। तो हम तो कहते हैं कि उंगलियां चटक रहे तो हवा बाहर निकल गई, पर वो एक्चुअली आ जाती है, मतलब हो उल्टा रहा है। मैं अभी एक्सरे करूँगा, 10 मिनट उंगली चटका के करूँगा तो उसमें हवा दिखाएगी। ओके सर, एक और चीज़ होती है फुटवेयर्स। हमारे फुटवेयर्स हमारी लाइफ में, हमारी नीज में, पैरों में कितना इफेक्ट डालते हैं? बहुत इफेक्ट डालते हैं। आपके जूते जो हैं और चप्पल, वॉट एवर फुटवेयर यू यूज, यू नो दे शुड बी गुड। गुड मतलब जो इसमें दो चीज़ें जो हैं सो एसेंशियल है। एक थोड़ी सी हील होनी चाहिए, और जो इंसोल होता है वो सॉफ्ट होना चाहिए। सॉफ्ट मतलब कि स्पंजी होना चाहिए, लाइक एयर पॉकेट्स उसमें होनी चाहिए। बबल रैप का पैकिंग मटेरियल होता है ना, उसमें आप क्रिस्टल का ग्लास रैप करके फेंक दोगे तो टूटेगा नहीं, because there are so many air pockets. So good shoes will have so many good air pockets. जो है सो अंदर का इंसोल जो है सो स्पंजी रहेगा। जैसे ये मैंने जूता पहन रखा, मैं इस पर कूद भी जाऊंगा तो मेरे को कोई इफेक्ट नहीं, पता नहीं चलेगा कि मैं सारा दिन पहन के घूम रहा हूँ, क्योंकि इसमें दो क्वालिटीज हैं। एक तो थोड़ी हील है और जो है सो इसका अंदर का इंसोल जो है वो स्पंजी। तो जैसे हम होता है ना कि जैसे मेरी मम्मी को भी एक बार ऐसा हुआ था कि मम्मी को चलने में पैरों में दर्द हो रहा था, तो उन्होंने बोला कि आप सोल अच्छी पहनो। मम्मी को बोला तो मम्मी तो पहनती है, बट हम नहीं ध्यान देते उन चीजों पे। आप जब भी कोई जूता या चप्पल खरीदो, तो उसमें दो चीजें कि आधा इंच हील होनी चाहिए, थोड़ी सी। उससे क्या होता है कि प्रेशर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और दूसरा कि इंसोल अगर में एयर पॉकेट्स रहेंगी तो जो है उससे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आपको दर्द नहीं होगा। सर अगर कोई इंसान है, जैसे हम जैसे कोई लोग हैं, जैसे हम दिन भर खाली ऑफिस में डेस्क पे बैठे रहते हैं, बट एक दिन हमें सूझा कि नहीं आज से तो बोन हेल्थ पे पूरा ध्यान देना, एकदम फोकस करना और सब कुछ करेंगे जिससे बोन हेल्थ ठीक हो, तो उस इंसान को शुरुआत से ही किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बेसिकली यू हैव टू sort of draw a line in the middle between too much and too little. Yeah. ठीक है, he is doing not too little. एक बार टू मच पे चला जाएगा तो दर्द होनी शुरू हो जाएगा, ही विल बी अनहैप्पी।
तो उसको धीरे धीरे जो है स्टेमिना बढ़ाना चाहिए। और मिडिल रोड सिर्फ एज पे डिपेंड करता है, आपकी फिजिकल हेल्थ पर डिपेंड करता है। आपने सारी ज़िंदगी जो है एक्सरसाइज नहीं की, आप 60 साल की उम्र में बोलोगे कि मैं 5 मील दौड़ूंगा पहले दिन, तो नहीं हो सकता। तब तो फिर उल्टा ही डू इट ग्रेजुअली। तो सर क्या क्या करना चाहिए हमें उसके लिए? फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए और एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। एंड जैसे आपने पहले बताया था डाइट पे तो ध्यान डाइट रखना ही नॉर्मल होता है। डाइट, नॉर्मल डाइट हम जो खाते हैं घर पे। सर जैसे आपने बताया कि टू लिटिल भी नहीं होना चाहिए, टू एक्सेसिव भी नहीं होना चाहिए, बट हम कभी कभी क्या करते हैं, केयर करने के नाम पे कुछ ज़्यादा ही इंटेंस हो जाते हैं और बहुत गलतियां कर जाते हैं। तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो लोग रेगुलर लाइफ में करते हैं? रेगुलर लाइफ में एक ध्यान नहीं अपने शरीर का देना, पॉस्चर को ठीक नहीं रखना, ठीक खाना नहीं खाना, इन सब चीज़ों से जो है सो फर्क पड़ता है बोन हेल्थ पे। सबसे बड़ा इफेक्ट जो है सो बोन हेल्थ पे स्मोकिंग से और अल्कोहल से। बोन हेल्थ का स्मोकिंग और अल्कोहल से भी कनेक्शन है? बहुत बड़ा कनेक्शन है। अगर आपकी हड्डी टूट गई है और आप एक सिगरेट पीती हैं तो आपको एक दिन एक्स्ट्रा लगेगा हड्डी जोड़ने में। तो पहली बात, अगर हमें पता चले कि ये बंदा सिगरेट बीड़ी पीता है तो उसकी बंद करवा दें। ओके। अगर इलेक्टिव सर्जरी कोई करनी है, अगर मुझे पता चले कि वो सिगरेट पीता है तो उसको नहीं ऑपरेशन करना जब तक वो सिगरेट छोड़ेगा। तो ये तो फिर नया ही किस्सा शुरू हो जाएगा वहाँ से। तो मतलब पहले आप रिहैबिलिटेशन सेंटर जाओ, बाद में हड्डी वो जोड़ेंगे। बहुत जरूरी है। जो लोग सिगरेट पीते हैं उनकी कमर में दर्द ज़्यादा होती है, हड्डी देर से जुड़ती है। हड्डी जुड़ने का असर आपके खान पान के साथ साथ में आप क्या जो गलत कर रहे हैं उस पर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। सिगरेट स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ ऑफ बोथ। अक्सर हमने सुना था कि सिगरेट को हम लिवर किडनी से तो कनेक्ट कर लेते हैं, बट किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि आपकी बोन्स भी खराब हो रही है उससे। सर इसके साथ साथ अगर हम आगे बढ़ें तो मुझे पता है कि आपकी इतनी लंबी जर्नी रही है इस फील्ड में, तो कई ऐसे केसेस भी आए होंगे, तो उनमें से कोई ऐसा यूनिक केस है जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? मैं आपको एक कहानी सुना सकता हूं। हाँ जी। कई साल पहले मैं एक लड़की से मिला जो बहुत छोटी थी, स्कूल जाती थी, आई थिंक 8th या 9th क्लास में पढ़ती थी उस समय। उसको टांग में कैंसर हो गया था। ओह माय गॉड। तो उसको कैंसर हो गया तो मैं उसकी बोन काट के उसको जो है सो रिकन्स्ट्रक्ट कर दिया और ठीक हो गया। एंड उसके बाद उसने क्लास 12th का एग्ज़ाम दिया, अच्छा किया उसने, लड़की ने। फिर वो आई यहाँ दिल्ली स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में उसकी एडमिशन हो गई, बीटेक उसने किया। फिर उसने जो है सो क्या कहते हैं TCS में नौकरी कर रही थी। तो एक दिन मेरे पास आई, बोले कि अंकल मेरी एक टांग छोटी रह गई है आपके इलाज के बाद, क्योंकि जो है सो उसको कैंसर था तो उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया तो टांग थोड़ी छोटी, आप मेरी टांग ठीक कर दो। ओके। तो मैंने बोला कि बेटा कर देंगे बट टाइम लगेगा, तेरे को ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। बोले वो सब मैं कर लूँगी, आप मेरी टांग लंबी कर दो। Is that even possible? It is possible and we did it. Oh my God. अच्छा, तो उसने ऑफिस से छुट्टी ले ली और जो है सो हमने उसकी टांग लंबी करनी शुरू कर दी। एक दिन आई, बोली अंकल मैंने जो है सो मेरी MBA में एडमिशन हो गई है कलकत्ता में, IIM कलकत्ता में मेरी एडमिशन हो गई। तो क्या बोली, जब मैं घर पे रेस्ट कर रही थी तो पढ़ के दान दे दिया पासपोर्ट। अब बोली कि अब मेरे को आप कलकत्ता भेज दो। उसका फिक्सेटर लगा हुआ था और उसको अभी 1-1.5 साल रखना था। तो उसने बोला कि अंकल मेरे को ऐसा कर दो कि किसी को पता नहीं चले कि मेरी टांग में फिक्सेटर लगा हुआ है और जो है सो मैं कलकत्ता जाऊँ। हमने उसको ऐसा फिक्सेटर लगा दिया कि उसके ऊपर ट्राउज़र पहन के उसने पूरा IIM में MBA का कोर्स कर लिया। उसने इंटर्नशिप भी बॉम्बे में जाके कर ली। वो जब आती थी दिल्ली मेरे से मिल के जाती थी कि देखो मैं ये कर रही हूँ। So I'm proud of that girl. She's a cancer survivor and she did so well in her life. That's a very inspiring story. मतलब होता है ना जनरली कि हम अपनी डिसेबिलिटी को लेकर के लाइफ भर बस अपने आप को ब्लेम करते हैं, हम उसके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश नहीं करते हैं, बट आई गेस दिस इज इंस्पायरिंग स्टोरी फॉर एवरी व्यूअर। सर जब आप, जैसे आपने बताया कि इतने सालों बाद आपने रिकंस्ट्रक्ट करके उनके पैरों को ठीक कर दिया, तो कई बार ऐसा होता है कि विथ बर्थ लोगों में कुछ डिसेबिलिटीज होती हैं, तो आज के टाइम पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के जरिए आप लोग उस पर कैसे काम कर रहे हैं? हर एक मरीज जो है अलग होता है। हाँ। उसकी खासकर जो कंजेनिटल डिफेक्ट्स वगैरह होते हैं या किसी की टांग छोटी होगी, बड़ी होगी, ये उसका हर एक मरीज के लिए अलग प्रोग्राम बनाना पड़ता है कि इसको कैसे ठीक करें। मतलब आज के टाइम पे आई विल से कि विद टेक्नोलॉजी एवरीथिंग इज पॉसिबल। हाँ,
सर अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई एक चीज आप हमारी ऑडियंस को हमें बताना चाहें जो हमें करनी ही करनी चाहिए फॉर अ बेटर लाइफ, फॉर अ गुड लाइफ, तो वो क्या होगी? गुड डाइट एंड एक्सरसाइज। और उम्र के साथ साथ जब लोग ऐसे थकने लगते हैं तब वो क्या करें? नहीं, थकेंगे नहीं। अगर ये दो काम करते रहेंगे तो कभी नहीं थकेंगे। क्या होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हम काम भी कम करने लगते हैं, काम की क्षमता कम हो जाती है, तो वो उस हिसाब से देखना पड़ेगा। सर एट द एंड मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि ऐसे कौन से मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन जुड़े हुए हैं ऑर्थोपेडिक स्ट्रीम को लेकर के जो लोगों के मन में आज भी हैं? देखो, सबसे बड़ा है कि जब किसी को चोट लगती है तो वो कहता है कि रेस्ट कर लो, ठीक है। हम कहते हैं कि आपको चिल्लाना शुरू कर दो। कई फ्रैक्चर ऐसे होते हैं जिसमें हम प्लास्टर नहीं लगाते। मरीज हमसे नाराज हो जाते हैं कि देखो मेरी हड्डी टूटी, आपने प्लास्टर नहीं लगाया। हम कहते हैं कि आप नहीं लगाओ, आप जल्दी अच्छे हो गए, जल्दी सुखी हो, थोड़ी दर्द होगी, दर्द की दवा दे देंगे, ठीक है। तो एक मिथ तो ये है कि मेरी हड्डी टूट गई, मेरे को रेस्ट करना जरूरी है, तो ये ऐसा नहीं, ये दैट्स अ मिथ। और बहुत सारे मिथ हैं, मैं आपको बताता हूँ। सर जैसे इस बारे में भी कहते हैं कि अगर आपकी हड्डी एक बार टूट गई है तो वो जब जुड़ रही है वापस तो वो बहुत स्ट्रांगली जुड़ती है, ऐसा भी कुछ होता है? वो डिपेंड करता है, मतलब कुछ कई बार जो है सो वो स्ट्रांगली जुड़ जाती है, कई बार नहीं जुड़ती है। ऐसा देर से जुड़ती है, नहीं जुड़ती, ऐसा होता है। हाई वेलोसिटी इंजरीज में क्या होता है कि वहाँ की ब्लड सप्लाई ज़्यादा डैमेज हो जाती है और बोन ग्रो नहीं करती, तो उसके लिए फिर जो है सो हमें बोन ग्राफ्ट करना पड़ता है और दूसरे प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं। एक मिथ और है कि जॉइंट पेन जो है एजिंग के साथ होती है, ऐसा नहीं है। कई लोग जो है सो 80 साल के रहते हैं, ठीक ठाक चलते हैं, उनको कोई दर्द नहीं होता। तो और कई लोग 50 साल की उम्र में हैं, वो कम चलते हैं, कम एक्सरसाइज करते हैं, खासकर औरतें जो है कम उम्र में जो है सो उनको दर्दें होने लगती हैं, चलती नहीं हैं। तो मैं देख के कहता हूँ कि आप मेरे से 15 साल 20 साल छोटी हैं, आपको अपने आप को जवान समझना चाहिए। जवान समझो और एक्सरसाइज करो, ठीक है। चलती फिरती रहेंगे, तो घर में बैठ जाती हैं, नहीं कुछ काम करती हैं, नहीं चलती हैं, तो ये जो है सो बहुत ज़रूरी है कि चलते फिरते रहना चाहिए और एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। सर कितने साल तक का एक्सपीरियंस एटलीस्ट इम्पोर्टेंट है टू बिकम अ गुड डॉक्टर? टू बिकम ए गुड डॉक्टर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है सो आप में एम्पैथी होनी चाहिए। एम्पैथी मीन्स दैट यू शुड बी एबल टू फील योर पेशेंट्स पेन इन योर ओन हार्ट। आप दूसरे की दर्द को अपने दिल में समझेंगे, तब जो है सो आपको अच्छे डॉक्टर बनेंगे। दैट्स द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। दूसरा है हार्ड वर्क, बहुत काम करना पड़ता है। बिना हार्ड वर्क के तो कुछ भी नहीं हो सकता। मेरी 2 बेटियां, दोनों बेटियां डॉक्टर नहीं बनी, इसलिए कि डैडी को बहुत काम ओके, उनकी इंस्पिरेशन थोड़ी अलग रही। कोई बात नहीं, दोनों इंजीनियर बन गई, इसलिए कि जो है सो मेरा एक ब्रदर इन लॉ था, वो इंजीनियर था, वो जो है वर्क फ्रॉम होम करता था, उसको लगता था कि इसको कुछ काम ही नहीं करना पड़ता। That's funny too, मतलब जो कहता है ना कि नेपोटिज्म ऐसे वर्क नहीं करता। नहीं, वो they were more inspired by my brother-in-law, बोले तो घर पे रहते, because his mother was suffering from cancer, so he was working from home। तो वो देखती थी कॉरिडोर में टेलीफोन लेके बात करता रहता और कुछ करता नहीं, तो बोला ये ठीक है, इंजीनियर बन गया। Your life journey has been really inspiring, I guess. I believe कि हमारे ऑडियंस को कई सारे क्वेश्चंस के आंसर तो मिल गए होंगे, पर अगर आपका कोई ऐसा सवाल है जो आप हमारे डॉक्टर से करना चाहते हैं या चाहते हैं जिसके बारे में हम बात करें, तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। आई बिलीव हमारा आज का सेशन आपके लिए भी इंस्पायरिंग रहा होगा और आप अपने बोन हेल्थ पे थोड़ा ध्यान देना शुरू करेंगे। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सो दैट वो भी अपनी बोन हेल्थ का ख्याल रख सकें। देखते रहिए आरोग्य भारत।